पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि हमारा जॉइंट्स क्या हैं और जॉइंट्स के टाइप्स वगैरह हम सारा का सारा पार्ट देख चुके थे। ठीक है, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताना चाहता हूँ कि अगर कि हमारे जॉइंट्स जो हैं उन जॉइंट्स से रिलेटेड जो सिंबल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। द टॉपिक वी आर टेकिंग इज आवर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस समय ये देख लेते हैं कि हमारे सिंबल्स क्या रहेंगे। ठीक है, कि रिवॉल्यूट अगर है तो उसको हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिज्मेटिक को पी से, जो उनका फर्स्ट लेटर है उसी से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। सिलिंड्रिकल सी से, स्फेरिकल विथ एस। सिर्फ प्लेनर को पी से रिप्रेजेंट ना करते हुए प्लेनर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में इनके ब्रैकेट्स में एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का उनका एकदम प्रॉपर आइडिया रहे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सिलेंड्रिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, स्फेरिकल की 3 है एंड प्लेनर की 3 है। ठीक है, हाँ, तो ये जितने भी तरह के जॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे लोअर पेयर जॉइंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, लोअर पेयर जॉइंट्स में आ जाते हैं। लोअर पेयर जॉइंट्स में आपको बता चुका हूँ कि लोअर पेयर जॉइंट्स किस होते हैं कि जहाँ पर जो सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं, जो जॉइंट्स होता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस से इंटरकनेक्टेड लिंक्स होती हैं, रदर देन व्हाट इट इज़ कॉल्ड पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर हम देखें तो एक देर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस लोअर पेयर जॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूनिवर्सल जॉइंट भी होता है, इसे भी हम लोअर पेयर जॉइंट की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, इसका एक इसका डायग्राम है, वो डायग्राम मैं आप लोगों को बाद में ड्रॉ करा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ इंटरसेक्टिंग रिवॉल्यूट जॉइंट टाइप के रहते हैं। चलो ठीक है, डायग्राम को भी एक बार साथ में ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक तरह से एक इस तरह की बॉडी होती है। ठीक है, और उससे एक पार्ट इस तरह से अटैच्ड रहता है। ठीक है, और उससे एक पार्ट हमारा जो है वो नीचे के एंड पर अटैच्ड रहता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारी एक्सेस हो गई ये हमारी क्या हो गई, जॉइंट एक्सेस हो गई। तो ये इससे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अवर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, और अगर हम हायर पेयर जॉइंट्स की बात करते हैं जो हम लोग देख चुके थे, तो हायर पेयर जॉइंट्स में हमारे पास जो आएंगे, हायर पेयर जॉइंट्स में हमारे पास में गियर्स, कैम्स विथ रोलर फॉलोअर्स जो होते हैं। ठीक है, और जो हमारी बियरिंग्स होती हैं। ठीक है, ये सारे का सारा पार्ट हमारा किस में आता है, ये हमारे हायर पेयर जॉइंट्स होते हैं। मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आता जाना चाहिए। ठीक है, देन देखो, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम रोबोट के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी, दैट इज़ द मैकेनिज्म एंड वर्सेस मैनिपुलेटर। कि मैकेनिज्म वर्सेस मैनिपुलेटर बेसिकली क्या है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन कहलाती है वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, वेयर इज अ मैकेनिज्म कैन बी open end
and closed chain mechanical system, while a manipulator is treated as an ओपन चेन सिस्टम। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर चेन्स में लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चेन्स को लेकर अगर हमारी बात होने वाली है तो हम यहाँ पर अपनी हेडिंग कर देते हैं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन क्या है कि काइनेमेटिक चेन होती है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्स कनेक्टेड बाय जॉइंट्स। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन एक बताता हूँ, इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्स कनेक्टेड बाय जॉइंट्स। जैसे कि आप लोग इसके पहले की स्लाइड्स में देख चुके हैं कि इंडिविजुअल बॉडीज दैट मेड अप अ रोबोट इज कॉल्ड अ लिंक। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्स कनेक्टेड बाय अ जॉइंट। ठीक है, तो यानी कि ये काइनेमेटिक चेन भी जो है वो एक तरह से हमारा क्या है, रोबोट। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी लिंक इन काइनेमेटिक चेन इज कपल्ड टू एट मोस्ट टू अदर लिंक्स। ठीक है, दैट इज each and every link is coupled to at most two other links। ठीक है, इस तरह की जो चेन होती है, दिस चेन इज रेफर्ड एज काइनेमेटिक चेन। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ये काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब ये काइनेमेटिक चेन हमारी क्या होती है, ये हमारी दो तरह की हो सकती है दिस काइनेमेटिक चेन। दिस कैन बी ओपन एंड दिस कैन बी क्लोज्ड। ठीक है, देखिए तो ओपन और क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन में क्या डिफरेंस होगा वो आप समझिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ओपन काइनेमेटिक चेन और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन की। ठीक है, देखिए तो ओपन काइनेमेटिक चेन का एक अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर दो तरह की चेन्स हो गई। ये देखिए इस तरह की चेन में क्या होगा कि हर जॉइंट के साथ में दो लिंक एसोसिएटेड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि दो लिंक एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट के साथ में सिर्फ सिंगल लिंक अटैच्ड होगी। ओके, दिस इज, जबकि अगर हम क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज में इस तरह से हमारा जो ईच एंड एवरी लिंक जो होगी वो कपल्ड होगी टू अदर लिंक से। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी ये भी पार्ट जो है वो एक लिंक का ही काम कर रहा है। तो ये हमारी जो काइनेमेटिक चेन्स हैं उसे हमने ओपन कैटेगरी और क्लोज कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन्हें ही हम एज एन रोबोट मैनिपुलेटर्स यूज़ भी करते हैं। ठीक है, यही रोबोट मैनिपुलेटर्स की तरह यूज़ भी की जाती हैं। ना तो टॉपिक जिस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से क्लास में सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बारे में कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाना चाहिए। तो देखो जो डेफिनेशन है मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू फुली डिस्क्राइब इट्स पोज और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो कहलाती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम is defined as the number of independent coordinates or minimum coordinates required to fully describe its pose or configuration। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, दिस इज द कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करी थी, हमने देखा था कि रिजिड बॉडी अगर 3 डायमेंशनल में हमारी है तो डेफिनेटली कार्टेशियन स्पेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, उस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 हमारे ट्रांसलेशन होंगे और 3 हमारे ओरिएंटेशन होंगे। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ये है हमारे कार्टेशियन स्पेस में हम चल रहे हैं और कार्टेशियन स्पेस में किसी भी रिजिड बॉडी की बात की गई है। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के बहुत मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, हमें सभी मेथड्स नहीं देखने हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि अज्यूम एक फार्मूला हमें यहाँ से निकाल के देखना है कि S जो है वो हमारा डायमेंशन ऑफ वर्किंग स्पेस है। ठीक है, देन हम R की जो बात कर रहे हैं, R हमारा नंबर ऑफ रिजिड बॉडीज या सिस्टम में जितनी लिंक्स हैं उनकी बात हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, देन हमने P की बात की। P हम लेके चल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्योर जॉइंट्स इन द सिस्टम। ठीक है, CI हम ले लेते हैं जो हमारे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स imposed बाय ईच जॉइंट है। ठीक है, हम C कंसीडर कर लेते हैं कि C हमारे टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है इम्पोज्ड बाय टोटल जितने, अगर हमारे P जॉइंट्स हैं तो P जॉइंट्स की बात कर ली हमने। ठीक है, देन NI हमने ले लिया। NI हमारी रिलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच जॉइंट है। एंड देन N जो है हमारी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ होल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ होल सिस्टम डिटरमाइन करनी है तो इसका जो फार्मूला हमारे पास निकल के आता है, इसका फार्मूला हमारा जो बनता है उसका फार्मूला है हमारा दिस N इक्वल्स टू S इंटू R-1 C। ठीक है, जहाँ C क्या है हमारा, C हमारा है I इक्वल्स टू 1 to P CI। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे टोटल हो रहे हैं उन टोटल ओवरऑल कंस्ट्रेंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब
बात आती है कि इसमें ये -1 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस -1 को हम हमेशा याद रखेंगे कि दिस इज करस्पॉन्डिंग टू फिक्स्ड लिंक ऑफ द सिस्टम विच हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, दिस इज corresponds to fixed link having 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास में ये आ रहा है। अब जिस तरह से जैसे जैसे हमारी कपल्ड लिंक्स होंगी उस हिसाब से हमारा जो है फार्मूला जो है वो चेंज होता जाएगा और हम उस फार्मूले को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें इसके लिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने कि डायग्राम जो है वो क्या है। ठीक है, ये एक क्या है, ये हमारा 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है। जिसकी लिंक्स और हमें ग्राउंड की कंडीशन दी हुई है। ये एक 4 रिवॉल्यूट जॉइंट हमारा टाइप का बना रहा है, ठीक है। एक लूप में ये पूरा का पूरा पार्ट लूप में कनेक्टेड है, ठीक है। हमें यहाँ पर सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि S इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, R इक्वल्स टू 4 एंड P इक्वल्स टू 4, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा था कि सबसे पहले आपने देखा कि वर्किंग स्पेस हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमने ले लिया कि यहाँ पर प्लेनर स्पेस होगा, तो प्लेनर स्पेस के लिए हमारे पास में 3 हो गया एस की वैल्यू। देन आर जो है हमारे जो लिंक्स हैं हमारे सिस्टम में कितनी लिंक्स हो रही हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास 1 2 3 4 लिंक्स हैं आपके पास में। और द पी जो नंबर ऑफ काइनेटिक जॉइंट्स आपने देखे, जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 जॉइंट्स हैं। तो यहाँ से आप अगर अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में क्या आएगी, 3 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास में आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। ये किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर इस सी पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन अवर n इक्वल्स टू एस इंटू आर माइनस 1 माइनस सी, यहाँ पर जब हम c का पार्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, कि c हमारा क्या है, c जो हमारा था समेशन i इक्वल्स टू 1 टू p सी आई, और इसको अगर आप लिखते हैं तो i इक्वल्स टू 1 टू p s माइनस एन आई या एस पी माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू p दिस विल बिकम एन आई, ठीक है। तो जब इस पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो n की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एस आर माइनस पी माइनस 1 प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू p योर एन आई, ओके। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या थी और अब आपने क्या किया, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स है उन कंस्ट्रेंट्स को जब इक्वेशन में फिट किया तो आपकी यहाँ पर ये सिचुएशन बनी, ठीक है। इस इक्वेशन जिस हिसाब से ये हमने अपना ड्रॉ करके देख लिया है, ठीक है, और हमारे पास में ये मिल गया कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अनदर एग्जांपल कंसिडर करूँ, एक एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ एक एग्जांपल और आपके सामने ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की हम बात की जाएगी। ठीक है, देखते हैं, स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट
आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हैश लगा के मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ अपनी लिंक्स बताई हुई हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं उनके रोटेशंस लिख देता हूँ, θ1, दिस कैन बी θ2, दिस इज योर लीनियर मोशन v3, ये θ4, इस एक्सिस में एक रोटेशन हो सकता है θ5, देन एक रोटेशन θ6। देखिए ये एक मैनिपुलेटर हमें दिया हुआ है। अगर हमें सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगर आप इसको काइनेमेटिक चेन के रूप में कंसिडर करते हैं तो ये हमारा किस कैटेगरी में फॉलो होता है कि दिस इज़ द ओपन लूप, ठीक है, दिस इज़ द ओपन काइनेटिक चेन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें एंड जो है वो हमारा ओपन है, ठीक है। अब हमें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करनी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करने के लिए जो हमारी इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमने लास्ट में डिराइव होकर इक्वेशन निकाल ली थी, डेट इज n इक्वल्स टू s इंटू आर माइनस पी माइनस 1 प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू पी एन आई, ठीक है। ये इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन हमने सॉल्व करके निकाली है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं कि हमने कंसिडर किया कि ये हमारा एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। दिस इज द प्लेन इज नॉट प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्लेन एक प्लेनर प्लेन नहीं है, प्लेनर प्लेन नेटवर्क क्या है, स्पेशल प्लेन है, ठीक है, दैट इज स्पेशल। तो स्पेशल प्लेन अगर है तो स्पेशल प्लेन के लिए s इक्वल्स टू 6 है। याद रखेंगे s इक्वल्स टू इज ऑलवेज 3 फॉर अ प्लेनर प्लेन एंड इज ऑलवेज 6 इक्वल्स टू फॉर अ स्पेशल प्लेन, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल प्लेन की बात की जा रही है, ठीक है। और जो आर है हमारे वो 7 है, हमने इंक्लूडिंग द फिक्स्ड बेस को भी अगर हमें कंसीडर कर लें कि इसको अगर हमें 0 लिख देते हैं तो 0 से लेकर 6 तक हमारे पास में 7 है, ठीक है। देन जॉइंट हमारे पास में 6 हो गए ना। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं तो हम देखेंगे डेट इज 6 7 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1, ओके। यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 की। इस सेटअप की इस रोबोट मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, ठीक है। ये आप इसको समझ गए कि आपकी कंस्ट्रेंट्स जितने प्रोवाइड कर रहे होंगे हमारे, ठीक है, कि आप इसको कितना ओपन करोगे, आप ये हमारा i इक्वल डेट इज द n1 प्लस n2 अप टू दिस विल बिकम n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ठीक है, P6 है। और कंस्ट्रेंट्स कितने प्रोवाइड कर रहा है, सभी एक डायरेक्शन की कंस्ट्रेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत इजीली इस बात को निकाल सके। और हमने देख लिया कि इसके हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में दिस इज 6 इंटू 1 दैट इज द 6, ठीक है। अनदर एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने में आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। लिंक्स लिखते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। ये एक हमारे पास है, इसका एंड जो है वो कुछ इस तरह का है। अब हमें इसमें दिस इज योर 5 बार मैकेनिज्म, इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो आप इसमें आप देखो, इसमें ये जो प्लेन दिया है, मैं प्लेन कैसा दिया है, पैरेलल प्लेनर प्लेन दिया है। प्लेनर प्लेन देने की वजह से s इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 3 हो गया। लिंक्स हमने लिखी, लिंक्स हमारी कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। जो जॉइंट्स हमारे कितने हो गए 5 जॉइंट्स हो गए हमारे। अब हमें ये देखना है कि रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आप n इक्वल्स टू लिखते हैं तो s r माइनस पी माइनस 1 प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू 5 योर ni, ठीक है। दैट इज़ द रिलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच जॉइंट्स की अगर हमें बात करनी है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, ये हमें मिला -3 प्लस, अब हम इसको ओपन कर देते हैं, n1 n2 n3 n4 देन n5। अब आप देखिए कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है। ठीक है, आपने देखा कि इस जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, इसकी भी 1 1, सभी जॉइंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी जो है वो कैसी हो रही हैं 1 हो रही हैं। तो 5 × 1 करते हुए हमारे पास में टोटल कितना आ गया 2। देखिए हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इंडिविजुअल जॉइंट्स की कितनी आएंगी। ठीक है, इंडिविजुअल जॉइंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद ही आप इस पार्ट को कर पाएंगे, क्योंकि तभी आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताना चाहता था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे चला जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में जो पार्ट हम लोगों को कंसिडर करना है, ठीक है, वो हम पोजीशन पर जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी रोबोट की पोजीशंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। याद रखिएगा कि अभी काइनेमैटिक्स स्टार्ट नहीं हुई, ये तो स्टार्टिंग चल रही है। ये इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि रोबोट के पोज क्या होंगे, किस तरह से उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर रिजिड बॉडी की बात की जाएगी तो उसकी पोज ऑफ अ रिजिड बॉडी अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप देखो कि कोई भी रिजिड बॉडी है, कार्टेशियन स्पेस में अगर है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस है, तो उसमें डेफिनेटली कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर हमें 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस दिया है तो डेफिनेटली उसमें ट्रांसलेशन और ओरिएंटेशन, इसके 3 पैरामीटर होंगे, तभी हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को तो हम किसी तरह से डिफाइन कर देंगे, इट इज डिफाइंड यूजिंग 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिंपल, एंड रोटेशन के लिए हमें एंगुलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, आप लोग जिस एग्जांपल में हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट को मूव किए थे कि ट्रांसलेशन नीड्स ओनली योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जबकि ओरिएंटेशन की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ द ओरिएंटेशन या रोटेशन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एंगुलर कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर हमें दिखाना है तो हमारे पास उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और एंगुलर कोऑर्डिनेट्स दोनों होने चाहिए, तभी हम उसे 3 डायमेंशनल में दिखा पाएंगे। ठीक है, और इसी की मदद से हम ये बता पाते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर है तो 3 डायमेंशनल स्पेस कार्टेशियन स्पेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो कितनी होगी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6। ठीक है, तो हमें जो भी हमारी बॉडी है उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट इज इट्स पोज और कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, अ फिक्स्ड रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इस्टाब्लिश किया गया है, विच इज़ कॉल्ड द फिक्स फ्रेम। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये एक रेफरेंस फ्रेम है। अब हमें अगर अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ठीक है, कि एक्स एक्सेस पे 5 से मूव कराइए, तो हम इसको एक्स एक्सेस पे 5 से मूव कहाँ से कराएंगे, इस रेफरेंस फ्रेम के ठीक है के रिस्पेक्ट में। अब ये इस तरह से, अब नाउ हम यहाँ पे x = 5 पर आ गए। तो यहाँ पर हमारा पोज और कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम 2 तरह से बात करते हैं कि आइदर हम उसे फिक्स्ड फ्रेम से बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे लोकल फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पोज एंड और द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम आर नोन फ्रॉम द 6 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ठीक है, डायग्राम से और एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को। ये y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, ये z एक्सिस की बात की जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप हमारी जो फ्रेम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कराएंगे। ठीक है,
एक मूवमेंट ये हुआ, ठीक है। ये जो मूविंग फ्रेम है, ठीक है, इसको m कंसिडर कर लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं, ये y के साथ रिस्पेक्ट में मूव किए, ये एंगल कितना है, बीटा ले लेते हैं, ठीक है। देन z के रिस्पेक्ट में ये एक मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में इसको हम w नाम दे देते हैं। देन ये एंगल जो है वो अल्फ़ा एंगल है। देन एक मूवमेंट x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब x के रिस्पेक्ट में जो देखा, इसको हमने u/v/w से u नाम दे दिया, और ये एंगल जो है वो हमारा गामा एंगल, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपकी रेफरेंस फ्रेम क्या रही, जब ये y रेफरेंस फ्रेम रही, जब हम v पर गए, देन z के लिए w के लिए z रही, एंड u के लिए x रही। तो आपको जब भी इसको मूव कराएंगे, ठीक है, दिस इज़ योर मूविंग फ्रेम एंड दिस इज़ योर फिक्स्ड फ्रेम। तो हमारे जो हमें अगर किसी भी रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो रिजिड बॉडी को जब हमें मूव कराएं तो हमारे पास में 6 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन कहती है, वो डेफिनेशन ये कहती है, द पोज और द पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी with respect to reference coordinate system are known from 6 independent parameters, ठीक है। जैसा कि हम इस फ्रेम में देख पा रहे हैं कि XYZ जो है वो हमारे क्या है, वो हमारे लिए फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम हो गई, ठीक है। और u/v/w जो हो गए वो हमारे क्या हो गए, u/v/w इज अवर मूविंग फ्रेम, ठीक है। तो अब हमारे पास में हमें जब इसको स्पेसिफाई करना है तो हमारे पास में u/v/w वेक्टर्स होने चाहिए। देन u/v/w वेक्टर्स के कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स के साथ में हमारे पास में कि कितने डिग्री पर हमने इनके मूवमेंट हुए, दैट इज अल्फा बीटा गामा, ये भी होने चाहिए, ठीक है। तो इस पोज को अगर हम डिटरमाइन करेंगे, द पोज ऑफ दिस पोज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। सो ओरिजिन से हम इस पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा कि द ओरिएंटेशन ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स फ्रेम को ही हम हमेशा कंसिडर करेंगे, और इसे कंसिडर करते हुए अपना जो इसका डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास में एक फिक्स फ्रेम होगी, और उस फिक्स फ्रेम से जब हम मूव कराएंगे तो हमारे पास में एक हमारा ये, जैसे सपोज कंसिडर करिए कि इस पॉइंट की बात कर रही थी। अब ये पॉइंट आप देखिए कि इस पॉइंट को आपने y से कितना मूव करा लिया, ठीक है। जब आपने बीटा एंगल पे दिया तो ये डेफिनेटली ये भी एक आर्क पाथ बना, और ये एक मूवमेंट मिला, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पर हमें हमेशा कि जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ u/v/w, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू XYZ एंड अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इसकी मदद से हम अपना किसी भी बॉडी का पोज जो है उसे स्पेसिफाई कर पाएंगे कि उस समय बॉडी का पोज हमारा क्या चल रहा है, ठीक है। अब ना यहाँ तक हम जो पोज की बात कर चुके, तो पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोजीशन को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाना है उसको भी एक बार हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द पोजीशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पोजीशन किसी भी पॉइंट पर हम बात करेंगे ना, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट P ऑन अ रिजिड बॉडी इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द 3 डायमेंशनल कार्टेशियन वेक्टर P, ठीक है, कि उसे एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन वेक्टर P से हम स्पेसिफाई कर सकेंगे, ठीक है। और किस तरह से, इस डेफिनेशन को एक बार पहले मैं आप लोगों को बता दूं। The position of any point P on a rigid body
in motion with respect to fixed reference frame, it can be described by three-dimensional कार्टेशियन वेक्टर P। ठीक है, जो इसके पहले डायग्राम में आप लोगों को बताया था उस पर वापस चलता हूँ एक बार मैं। उस डायग्राम की हमें अब ज़रूरत पड़ गई और उस डायग्राम से आपको जो समझाना है, ठीक है, एक बार वो डायग्राम लेट इट ओपन। ठीक है, देखो यहाँ जब हमें मूवमेंट करना है तो हम ये ले लेते हैं कि अब एक हमने यहाँ पे P वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये P पोजीशन की बात आ रही है। अब इस P पोजीशन को जब हमें देखना है तो आप देखिए आपके पास में, आप जब इसका प्रोजेक्शन, इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे एक वेक्टर PW मिला। इस P का यहाँ पर PV मिला, देन इस ये में हमें मिला PU, ठीक है। तो अब हमारे पास में इस पॉइंट P पॉइंट के लिए जब हमें दिखाना है तो हमारे पास में जो P वेक्टर बना, वो P वेक्टर हमारा बेसिकली क्या होगा, वो P वेक्टर हमारा होगा PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई प्लस PZ इंटू Z, ठीक है। ये हमारा, ये P वेक्टर की बात की गई है कि P वेक्टर जो हमारा आया है वो P वेक्टर की को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से वो बनेगा, ठीक है। वापस स्लाइड पर जाते हैं। देखिए तो जब भी जिस पॉइंट की भी बात की जा रही है P पॉइंट की, उस P को जब हमें फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में दिखाना है तो हमारे पास में PX, PY एंड PZ तीन वेक्टर हमारे पास में, तीन कंपोनेंट्स हमारे पास में इस वेक्टर के होंगे, ठीक है। वेक्टर है हमारा P, ठीक है, वेक्टर है हमारा P, दिस इज द कंपोनेंट। और इस P को जब आप लिख सकते हो तो किस तरह से लिखोगे आप, जैसा कि अभी आपने इसके पहले देखा था कि PX इंटू एक्स, PY इंटू वाई प्लस PZ इंटू Z, ओके। इस तरह से हमारा ये जो हमने F बताया ना, ये F हमारा बता रहा है कि हम फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से विथ रिस्पेक्ट में इस वेक्टर P को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सबस्क्रिप्ट XYZ है, ये हमारी बता रही है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर P ऑन टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स फ्रेम, कि जब हमने जो हमारे पोजीशन वेक्टर P है उस पोजीशन वेक्टर से हमने प्रोजेक्शन डाला हमारे रेफरेंस फ्रेम के एक्सेस XYZ पर, तो जो वेक्टर्स बनेंगे उसको हमने सबस्क्रिप्ट XYZ से रिप्रेजेंट किया उस पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, अलोंग द XYZ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो वेक्टर P हम आपको बता चुके हैं कि ये वेक्टर V की जो वेक्टर P हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। सो दिस XYZ डिनोट द यूनिट वेक्टर, दिस जो XYZ है यहाँ पर, ये हमारे क्या है, ये हमारे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग XYZ एक्सिस, ठीक है, ऑफ फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम, दैट इज द F, ठीक है। तो अब हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है कि अगर हम X, Y और Z को रिप्रेजेंट करेंगे विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। तो अगर हम X को रिप्रेजेंट करते हैं तो X में हमारे पास में सिर्फ X का वेक्टर होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर, ओके।
एक्स वाई अगर आप सॉरी एक्स एफ, और अगर आप यूनिट वेक्टर है, देखिए एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में है तो हमारे पास में कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ जेड का कंपोनेंट होगा। उसके अलावा पी एक्स पी वाई पी जेड तो जो है वो हमारे क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, दिस इज द पोजिशन वेक्टर एट एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि इसको हम किस तरह से अपना रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस पार्ट को आप इस एक्स वाई जेड को, ठीक है, बेसिकली ये जो p रिप्रेजेंट किया जाता है वो p रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि p इंटू आइदर एक्स वाई या z, ठीक है, विथ रेफरेंस टू f। तो अगर आप इसको लिख लेंगे कि p इक्वल्स टू पी एक्स 100 प्लस पी वाई 010 प्लस पी जेड 001, तो आपके पास में फाइनली आएगा तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है, जो आपको को बताना है, ठीक है। तो इसे हमने यूनिट वेक्टर कंसीडर करके इस तरह से देख लिया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इफ़ द वेक्टर पी इज रिप्रेजेंटेड इज इन अनदर फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेम एफ, अगर हम लेट कि हम वेक्टर p को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी अनदर, सपोज ले लीजिए a इज नॉट योर एफ फ्रेम, ठीक है। तो अब हमारा जब इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस आ जाएंगे। तो अब हम जो एक्स वाई जेड पर आपने निकाले थे, ठीक है, वो हमारे क्या निकले थे कि x विथ रेफरेंस टू f, y विथ रेफरेंस टू f एंड z विथ रेफरेंस टू f। यहाँ पर आपको x विथ रेफरेंस टू a, y विथ रेफरेंस टू a एंड z विथ रेफरेंस टू a हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वेक्टर p विल हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स अलोंग द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, इवन थ्रू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द p हैज नॉट चेंज, लेकिन हमने चेंज क्या कर दिया। अब आप देखो, सिंपल, ये एक्स वाई जेड प्लेन था, यहाँ पे एक p था, इस p का हमने प्रोजेक्शन डाला था, सॉरी उसी को फॉर फ्रेम में ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और ठीक है, अब अगर कंसीडर कर लें हम इस फिक्स्ड फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो हमारी एक्स वाई जेड था इसका फिक्स्ड फ्रेम एफ था। अब अगर हम इस एफ फ्रेम की जगह पर, कि हमारा पी तो फिक्स रहा, ठीक है, पी हमारा यही है, लेकिन अब हमारा फिक्स्ड फ्रेम चेंज हो गया। अगर फिक्स्ड फ्रेम चेंज हो गया, अब कंसीडर करते हैं कि फिक्स्ड फ्रेम कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, मैं कुछ भी कंसीडर करके चल रहा हूँ, नॉट श्योर कि ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब जब आप इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, अब आप देखिए इसका प्रोजेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, जबकि P की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाने से हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपकी फ्रेम रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाती है देन आपका उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगा तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि आपकी फ्रेम चेंज हुई, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हमारी फ्रेम की पोजीशन फ्रेम चेंज हो जाती है, रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाती है, तो रेफरेंस फ्रेम चेंज होने के केस में हमारी पी का जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, भले ही पी की पोजीशन चेंज नहीं हुई हो, ठीक है। दस अ वेक्टर विल नॉर्मली रिटन विदाउट मेंशनिंग एनी फ्रेम। इसलिए हम जब पी को रिप्रेजेंट करते हैं तो पी को रिप्रेजेंट करने में हम कोई भी फ्रेम मेंशन करने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि हमने जो प्रीवियस इक्वेशन देखी थी ना, उस प्रीवियस इक्वेशन में हमने p को जब बताया था तो p हमने क्या बताया था कि p हमने बताया x इंटू एक्स, पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड, ठीक है। अब अगर हम इसको f फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू f फ्रेम, तो p अगर हम लिखते हैं तो हमारा p x इंटू एफ, पी वाई वाई एफ प्लस पी जेड जेड इंटू जेड एफ हो जाएगा।
और अगर अब हमारी रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गई, ए हो गई, तो पी ए अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स एक्स ए प्लस पी वाई वाई ए प्लस पी जेड जेड ए। ठीक है, इसलिए हम उसमें कभी भी फ्रेम मेंशन नहीं करना चाहते कि हमारी किस फ्रेम की बात की जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर जनरलाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड योर फ्रेम इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन। इसे हम फ्रेम इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ choice of any particular reference frame। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि हम फ्रेम इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन में हमेशा चलेंगे। अब अगर एक क्वेश्चन कंसीडर कर लें कि इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम पी एक्स आर 3, पी एक्स 3, पी वाई 4 एंड पी जेड 5 दिया हुआ है। इट इज पी एक्स 3, पी वाई 4 एंड पी जेड 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसका पोजीशन वेक्टर हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं कि पी इज योर सिंपल 3 4 5। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जिस तरह से हमारी जो हमने आपको इसके पहले बताया था कि पी एफ किस तरह से लिखा जाता है। पी एफ हमारा लिखने का तरीका ही है पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो हमारे पी एक्स पी वाई पी जेड वहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिए। तो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास। और इस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया उसको एक बार मैं आप लोगों को रिव्यू करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो जॉइंट्स देखा था, हमने एक यूनिवर्सल जॉइंट की बात की कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, यूनिवर्सल जॉइंट में किस तरह से जॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, देन हम लोगों ने मैकेनिज्म और मैनिपुलेटर में डिफरेंस समझा। हमने काइनेमेटिक चेन की बात की, काइनेमेटिक चेन्स के हमने टाइप्स देखे कि हमारे पास में ओपन काइनेमेटिक चेन हो सकती है, क्लोज काइनेमेटिक चेन्स हो सकती हैं। देन वी डिस्कस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in the domain of mechanical engineering it is called as the national weakness, but I don't think कि ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी इसमें वीकनेस आनी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखा, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की। देन हमने पोजीशन डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना कि अगर एक पॉइंट हमें पी दिया हुआ है तो हमें उस पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कि विथ रेफरेंस टू बेस फ्रेम हम उसे कर सकते हैं, और देन विथ रेफरेंस टू योर लोकल फ्रेम आप उसे कर सकते हो। आपकी फ्रेम अगर चेंज हो जाती है तो हम हमेशा जो पोजीशन वेक्टर पी है उसको इंडिपेंडेंट टू द फ्रेम स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, जिससे हमें उसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। हमने ये देखा कि जो वेक्टर पी है उस वेक्टर पी को किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में किस तरह से लिखा जाता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने, पी एक्स पी वाई पी जेड। देन एक क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास में पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने उसको रख के ये बताने की कोशिश की आपको कि आपको किस तरह से किसी भी पोजीशन वेक्टर को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है, इस रिप्रेजेंटेशन को हमने जाना कि दिस इज़ द फ्रेम इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन। ये जो डायग्राम देखा हमने, इस डायग्राम में हमने एक बार अपनी फ्रेम चेंज करी, फ्रेम चेंज करके हमने देखा कि हमारे पोजीशन वेक्टर्स वाकई में चेंज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं। ठीक है, ये जो पूरी क्लास हुई, अब जो नेक्स्ट क्लास है उससे हम ओरिएंटेशन पे जाएंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट्स देखेंगे, रोबो एनालाइज़र पे हम लोग प्रैक्टिस साथ साथ में करते चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों को के साथ में एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। सो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज़ क्लास। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस।